हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। आज अपन 12th क्लास फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है ना अपना, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, ऐसा है ना, 11th क्लास की अगर फिज़िक्स की बात करें अपन तो जैसे तैसे पार हो जाती है, और बात करें तो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है जो कि डे टू डे नेचर में ना आसानी से ऑब्जर्व करने को मिल जाता है। लेकिन वहीं बात करें अगर अपन 12th क्लास की, तो इसमें जैसे तैसे अपने को नहीं पार करना है। अपने को थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, थोड़ा सा सीरियस होना है। बहुत ज़्यादा सीरियस होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, डोंट वरी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ एकदम सीरियस हो जाओ और खाना पीना छोड़ दो और सिर्फ बस फिज़िक्स फिज़िक्स फिज़िक्स, है ना। उसका भी ध्यान रखना है, खाने पीने का भी ध्यान रखना है, सब कुछ ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बिकॉज 12th अपना बोर्ड एग्ज़ाम है, तो जैसे तैसे नहीं पार कर सकते ना यार। ये नहीं कि जैसे तैसे पार कर लिया। 11th क्लास में तो क्या होम बोर्ड है, बिना एग्ज़ाम दिए भी पार हो जाता है। फ़ोन करा दिया पापा से तब भी काम हो जाता है, लेकिन 12th क्लास में नहीं होगा। तो 12th क्लास में आज अभी अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कंप्लीट फिजिक्स का। तो देखो बच्चों, जो अगर बात करें ना 12th क्लास फिजिक्स की, इसका जो सबसे मेन पोर्शन है ना, जो कवर करता है पूरा फिजिक्स को, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप पूरा मिला के जो बनता है ना टोटल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसके बाद से जो अपना दूसरा पोर्शन आ जाता है ऑप्टिक्स। और उसके बाद से अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, जो भी कह सकते हैं आप, न्यूक्लियर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में पूरा हिस्सा बाकी कवर्ड हो जाता है। ये 3 मतलब मेजर यूनिट्स हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर अपन बात करें तो उसको कैटेगराइज कर लिया जाता है, अपन कर लेते हैं मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के बारे में, है ना। मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं अपन, स्टैटिक कंडीशन वाले चीज़ों को, जब फोर्स लग रहा होता है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन वो चीज़ कैसी होती है, स्टैटिक कंडीशन में होती है। फिर दूसरा अपन पढ़ते हैं फोर्स लग रहा होता है लेकिन चीज़ क्या होती है, मूविंग कंडीशन में होती है, वो डायनेमिक्स हो जाती है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो यहाँ पर अपन को फोर्स के बारे में उस तरीके से नहीं पढ़ना है, यहाँ पर अपन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इन सबसे रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस वाले कंडीशन में नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ मूविंग कंडीशन के बारे में बात होगी, और इस वाले कंडीशन में नाम से पता लग रहा है स्टैटिक यानी स्टैटिक कंडीशन के बारे में बात होगी, है ना। उसी के ऊपर मतलब डिस्कशन होगा। बाकी ऑप्टिक्स पता है, लाइट से रिलेटेड डिस्कशन। न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें मतलब न्यूक्लियस, एटम, है ना, सेमीकंडक्टर, इन सब के ऊपर इधर डिस्कशन चलेगा। ठीक है बच्चों। तो जो सबसे पहली यूनिट है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर इसको मैं चैप्टर वाइज मतलब कैटेगराइज करूं, जो अपने बुक में चैप्टर्स हैं, तो उसमें जो अपना पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। मतलब अपन इस चैप्टर में जानेंगे कि चार्ज नाम की चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज़ क्या होती है। और दूसरा जो चैप्टर है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलो मैं भी चैप्टर के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ, ऐसे चैप्टर तो लिखे हुए मिल जाएंगे बुक में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के बारे में उधर डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने बुक में मतलब 2 चैप्टर्स में डिवाइड करी हुई है। तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर अपन इसको डिफाइन करना चाहें कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स का ये हिस्सा है जिसमें हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, उसकी हरकतों को देखते हैं जब वो स्टैटिक कंडीशन में हो। कैसी कंडीशन में हो, स्टैटिक कंडीशन में हो। बिल्कुल सही सुना आपने, स्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं चार्ज को रिलेट कर देता है, और स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक कंडीशन मतलब रेस्ट कंडीशन,
जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में हो तो उसके बिहेवियर और प्रॉपर्टीज का जो अपन स्टडी करते हैं वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में आएगा। मतलब इस पूरे यूनिट में हम लोग चार्ज को मूविंग कंडीशन में कंसीडर नहीं करेंगे। मूविंग कंसीडर वाला जितना भी चीज़ें होंगी उसको अपन आगे के चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ में। जो मैंने वर्ड यूज किया ना यहाँ पर, एक चार्ज, ये जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, उसको थोड़ा समझते हैं कि चार्ज क्या चीज़ है। तो सुनो बच्चों, जैसे अपन का मास होता ना, मास सुना होगा आपने। तो मास के पास एक प्रॉपर्टी है, इसकी अपने पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे मास को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है मास कि उसके पास होगा, अगर ऑब्जेक्ट है एग्जिस्ट कर रहा तो उसके पास मास होगा। ऐसी चार्ज जो है ना, ये भी किसी ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इसके पास भी क्वालिटी होती है कि दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। जैसे मास के पास क्या क्वालिटी है कि वो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगाता है दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन चार्ज के पास दोनों तरीके का होता है, ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा नेचर क्या है अगले चार्ज का। अभी हम डिस्कस करेंगे नेचर के बारे में भी कि चार्ज के नेचर क्या होते हैं। ठीक है ना, तो चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जो वर्ड इंट्रिंसिक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रिंसिक का मतलब है उसके अंदर की बिल्ड प्रॉपर्टी है। जैसे मास है ना, मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है कि उसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी इनबिल्ट है, कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे चार्ज भी जो है ना, जो किसी की बॉडी के पास होता है तो उसके पास जो एक क्वालिटी है ना अट्रैक्ट या रिपेल करने वाली, ये इसकी अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर अपन थोड़ा सा बात करें चार्ज के हिस्ट्री के बारे में, तो चार्ज आया कहाँ से, तो चार्ज बेसिकली कहीं ना कहीं ग्रीक में डिस्कवर्ड हुआ था, बहुत पहले डिस्कवर हुआ था, अराउंड 600 BC कह सकते हैं, है ना, अराउंड इसके आसपास कहीं डिस्कवर हुआ था। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन अपन नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है कि हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किया जाए यहाँ पर। हाँ, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा गया, कोई और नेम क्यों नहीं रखा गया, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो हुआ क्या, जो अपन ग्लास को रब करते हैं ना, ग्लास को किसी वुलन क्लॉथ से इसको रब कर दीजिए ग्लास को, है ना। तो उसके बाद से अपन क्या देखते हैं कि जो ये ग्लास है ना, ये आसपास के छोटे छोटे टुकड़े हैं पेपर वगैरह के, उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो हमने क्या बोला, इसके पास एक क्वालिटी आ गई है, और उस क्वालिटी को ही क्या नाम दिया अपन ने, चार्ज नाम दिया। क्या नाम दिया, चार्ज नाम दिया, कि इसके पास चार्ज आ गया है, कि ये जो ग्लास है ये चार्ज्ड हो गया है, इसके पास एक क्वालिटी आ गई अट्रैक्ट करने की। हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड और ली, उसको भी वुलन क्लॉथ से रब किया, तो हमने देखा इसके पास भी वही क्वालिटी आ गई दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की। जब हमने देखा कि इस ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी चार्ज की, कि चार्ज जिसके पास होता है वो रिपेल भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। पहले हमने क्या देखा था कि जब इसको रब कर दिया जा रहा है वो दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक क्वालिटी तो अपन ने ये देखी, दूसरी क्वालिटी क्या देखी, रिपेल वाली देखी। फिर हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट और किया, जिसमें हमने प्लास्टिक की रॉड ली और उसको भी रब किया, और जब प्लास्टिक रॉड को रब किया और उसको ग्लास के पास लेकर आए तो हमने क्या देखा, अट्रैक्शन देखा। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, ग्लास को रब किया गया था तो दूसरे आसपास की जो चीज़ें थी, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, उसको अट्रैक्ट कर रहा था। क्वालिटी किसके पास थी, चार्ज किसके पास था, ग्लास के पास था। प्लास्टिक को रब किया गया, ये भी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े वकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, इसके पास भी क्वालिटी है, उसका नाम क्या है, चार्ज है भाई साहब, उसी को अपन ने चार्ज बोला। ग्लास को रखा, रिपल्सन। प्लास्टिक अगर एक और रख दें तो वहाँ पर भी रिपल्सन। लेकिन जो अपन ने ग्लास और प्लास्टिक को पास में रखा ना, तो वहाँ पर अट्रैक्शन हो गया, एक जादू हो गया कि भाई इसके पास भी क्वालिटी है, चार्ज है, इसके पास भी क्वालिटी है, चार्ज है, तो रिपेल करना चाहिए था, लेकिन रिपल्सन ना हो के अट्रैक्शन हो गया। तो हमको ये समझ में आया वहाँ पर कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स।
तो बहुत पहले जब पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था तो विट्रस एंड रेजिनस चार्जेस बोले जाते थे। विट्रस वाज रिलेटेड टू ग्लास एंड रेजिनस वाज रिलेटेड टू रेजिन्स, ठीक है ना, रेजिन से रिलेटेड थे। और विट्रस किससे रिलेटेड था? एक्चुअली ग्लास से, मतलब जो ग्लास के साथ रिपल्सन दिखाते थे हमने उनको बोल दिया विट्रस चार्जेस, और जो रेजिन्स के साथ रिपल्सन दिखाते थे हमने उनको बोल दिया रेजिनस चार्जेस। तो हमने दो टाइप्स के चार्जेस पहले बोले। फिर बाद में आए एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने अलग ही जादू किया इस क्वालिटी के साथ। उन्होंने क्या जादू किया थोड़ा समझते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा कि भाई ये ग्लास है, मान लिया आपने इसको रब किया, इसके पास आ गई क्वालिटी, इसके पास आ गया जादू। हाँ भाई साहब, इसके पास जादू आ गया, और उसी जादू को हमने क्या बोला है? चार्ज बोला है। उसी क्वालिटी को ही तो बोल रहे हैं चार्ज यार। जो उसके पास एक नेचर डेवलप हो रहा है ना, किस चीज़ का नेचर डेवलप हो रहा है? चीज़ों के ऊपर फोर्स लगाने का नेचर डेवलप हो रहा है, वही क्वालिटी, वही जादू चार्ज है। तो ग्लास को रब किया, जादू आ गया। एक ग्लास को और रब किया, उसके पास भी जादू आ गया। जब जादू जादू मिला तो रिपल्सन हुआ बेटा। क्या हुआ? रिपल्सन। यहाँ पर रखा अपन ने प्लास्टिक, यहाँ पर भी रखा अपन ने प्लास्टिक, जादू जादू क्या किया? रिपल्सन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा यार ये वाला जादू इस वाले जादू को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसके पास जो जादू है, इसके पास जो जादू है, जादू मतलब चार्ज, कंफ्यूज मत हो जाना यार, जादू ही मत याद कर लेना एग्जाम में, मतलब जादू लिख कर आ गए हैं, चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला जो चार्ज है, इस वाले चार्ज को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा यार तू परेशान मत हो इतना, ऐसा करता हूँ मैं तेरे को, ऐसा करता हूँ, ये ग्लास है, ये प्लास्टिक है, ये दोनों मिलना चाह रहे थे, ऐसे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने कहा यार तुम दोनों परेशान मत हो, तुमको मिला ही देता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इनको टच करा दिया। क्या करा दिया? टच करा दिया। उसके बाद से उन्होंने जो देखा ना, उसी ने पॉजिटिव और नेगेटिव बना दिया भाई साहब। उन्होंने क्या देखा कि यार ये जो जादू नाम की चीज़ थी ना, ये जो चार्ज नाम की चीज़ थी ना, जो क्वालिटी थी ना उसके पास, उसकी ऐसी तैसी हो गई, मतलब वो ख़त्म हो गई। क्वालिटी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। मतलब टच कराने के बाद अब उनके बीच ना तो अट्रैक्शन लग रहा है ना रिपल्सन लग रहा है। तो जादू कहाँ गया? ख़त्म भाई साहब, जादू ख़त्म हो गया, मतलब ज़ीरो हो गया। बस इसी जीरो से उन्होंने एक को पॉजिटिव बोल दिया और एक को नेगेटिव बोल दिया। उन्होंने कहा कि मैथमेटिक्स में अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो जीरो हो जाता है। उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक को पॉजिटिव बोल दिया जाए, एक को नेगेटिव बोल दिया जाए, दैट वुड बी बेटर। तो उस समय वो फ्री थे ये चुनने के लिए, ये सिलेक्ट करने के लिए किसको पॉजिटिव बोला जाए और किसको नेगेटिव बोला जाए। उन्होंने ग्लास वाले जो चार्ज थे ना, उसको पॉजिटिव नाम दे दिया, और जो प्लास्टिक वाला चार्ज था उसको नेगेटिव नाम दे दिया। देखो ये उन्होंने बस नाम दे दिया, मतलब वो चाहते तो ग्लास वाले को नेगेटिव बोल सकते थे, प्लास्टिक वाले को पॉजिटिव बोल सकते। ऐसा कुछ भगवान ने उनको आके नहीं बोला था कि अबे प्लास्टिक वाले को पॉजिटिव बोलियो या नेगेटिव बोलियो, ऐसा कुछ भगवान ने नहीं आके बोला था उनको, गॉड ने नहीं आके बोला था, ठीक है ना। तो ये फ्री थे वो खुद सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा पॉजिटिव बोलूँ मैं और कौन सा नेगेटिव बोलूँ। कॉन्सेप्ट क्या था कि वो प्रॉपर्टी जो थी ना वो ज़ीरो हो जा रही थी, वैनिश हो जा रही थी, इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड सेलेक्ट किया माय डियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जब बात हो रही है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, तो बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के बारे में चीज़ें डिस्कवर होने लग गई, सब चीज़ें पता लगने लग गई, तो हमको पता ये लगा कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ग्लास को ना पॉजिटिव बोला था, उसमें बेसिकली हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जा रहे थे उससे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जा रहे थे? बाहर चले जा रहे थे। और प्लास्टिक वाले में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने उसको नेगेटिव बोला था, उसमें बेसिकली क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक गेन कर ले रही थी। क्या कर ले रही थी बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर ले रही थी। तो उस हिसाब से ये हुआ, अगर मान लो कोई चीज़ न्यूट्रल है, क्योंकि पहले कुछ नहीं होता ना चार्ज उसके पास, कोई भी बॉडी थी, चाहे ग्लास हो चाहे प्लास्टिक हो, तो स्टार्टिंग में क्या थी, वो न्यूट्रल थी। जब हमने रब किया उसको किसी चीज़ के साथ, है ना, क्लॉथ वगैरह के साथ, है ना, जो भी है उसके साथ रब किया, तब जाके वो क्वालिटी आई है ना।
और वो क्वालिटी में क्या देखा गया कि तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मान लो न्यूट्रल है कोई चीज़ और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसके पास पॉजिटिव बचा, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खुद कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो उसी बेसिस पर जो हमारी बाद में जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन खुद कैसा पाया गया, अब नेगेटिव पाएगा। किसके बेसिस पर, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड किया था उसके बेसिस पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो टोटल अपन को 0 चार्ज करना है, उस हिसाब से प्रोटॉन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। यही तो बोलेंगे यार भाई, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, टोटल 0 होना है, तो उस हिसाब से प्रोटॉन को क्या होना पड़ेगा यार, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। बाकी न्यूट्रॉन बाबा तो अपना न्यूट्रल होता है, पता ही होगा, ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो अभी तक जितना मैंने बताया उसमें अगर देखें अगर अपन, तो एक लॉ मिलता है, बहुत ही फंडामेंटल लॉ मिलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। ओके बच्चों, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक लॉ है, इतना बेसिक है कि आपको डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिल ही जाता होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा बच्चों बेटा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक लॉ, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो कि अपने को अभी एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके और भी प्रॉपर्टीज़ की, चार्ज की प्रॉपर्टी की, एक तो प्रॉपर्टी ये हो ही गई, एक प्रॉपर्टी अपन कह सकते हैं चार्ज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सही सुना आपने, क्वांटाइज्ड। डरो मत इस वर्ड से कि क्वांटाइज्ड क्या आ गया है, तो कभी सुना ही नहीं अपन ने। तो सुनो, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ का इंटीजर मल्टीपल हो जाए। बोलोगे सर आपने तो और डिफिकल्ट कर दिया क्वांटाइज्ड का मीनिंग। नहीं, जैसे मान लो कोई छोटा सा टुकड़ा हो अपने मेरे पास, और ऐसा छोटा टुकड़ा और ना हो मेरे पास, बस एक छोटा टुकड़ा है। अब मैं ऐसा एक टुकड़ा ला के और रख दूँ, मैं इसको और ज़्यादा टुकड़े में नहीं कर सकता, मतलब ये एक सबसे छोटा टुकड़ा है मेरे पास, मैं इसको और टुकड़े में नहीं करता, मतलब इसको और छोटे हिस्से में नहीं कर सकता। एक और ला के रख दूँ, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अगर इसका नाम x हो तो आप बोलेंगे कि ये है 2x। अगर ये पूरा काउंट करेंगे आप बोलेंगे 3x, पूरी ये काउंट करेंगे आप बोलेंगे 4x, अगर ऐसा पूरा काउंट करेंगे बोलेंगे 5, पूरा काउंट करेंगे बोलेंगे 6। तो जो यहाँ पर हो रहा है वो क्या हो रहा है, कभी 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, इंटीजर है। तो जो चीज़ है पूरी की पूरी बन रही है वो कैसी बन रही है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या है, x है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि वो चीज़ क्वांटाइज्ड है, यानी इंटीजर मल्टीपल है किसी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइज्ड। चलो इसको चार्ज के ऊपर अब समझ लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं आपको। मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी बिल्कुल न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो इसके पास अपन बोलेंगे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि एक नेगेटिव बाहर निकल गया। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, न्यूट्रल है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो एक पॉजिटिव डेवलप हो गया। अगर 2 निकलेगा तो 2 पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, 3 निकलेगा तो 3 पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, 10 निकलेगा तो 10 पॉजिटिव, 1000 निकलेगा तो 1000 पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। यानी जो चार्ज डेवलप हो रहा है किसी बॉडी पर वो इंटीजर मल्टीपल है। वो इंटीजर मल्टीपल अब किस चीज़ का है जरा वो भी समझते हैं। अगर बात करें हम लोग थोड़ा चार्ज की यूनिट की भी बात कर लेते हैं और चार्ज के सिंबल की, तो चार्ज का सिंबल होता है बेटा क्यू, और यूनिट की बात करें तो वो होती है कूलॉम, जो ऐसा यूनिट है। बाकी अभी थोड़ा आगे भी बात करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का अमाउंट होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ टाइम्स ऑफ द कूलॉम, और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, बिकॉज तभी पूरा एटॉम जो हो पाएगा वो न्यूट्रल हो पाएगा, लेकिन प्लस में होता है, तभी तो न्यूट्रल हो पाएगा कूलॉम। ठीक है बच्चों, तो चार्ज क्यों
और ये सारी वैल्यू लिख दी मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन पे चार्ज की। तो जो भी मैंने बताया था यहाँ पर मामला, इसमें मैंने क्या दिखाया था आपको, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। अगर इसका उल्टा होता कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती तो कैसा चार्ज डेवलप होता, नेगेटिव डेवलप होता। कैसे डेवलप होता, नेगेटिव डेवलप होता। लेकिन दोनों ही केसेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए उसके ऊपर डिपेंड करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है चार्ज के डेवलप होने की वैल्यू। यानी जो चार्ज डेवलप होगा, क्यों, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो अपन बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल में चार्ज डेवलप हुआ, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3 गया है तो 3, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो n इंटू जो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। मॉड लगाने का मतलब यहाँ पर उसके वैल्यू से, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रॉन बॉडी को लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन बॉडी में एंट्री मार रहा है, मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को खुद लूज कर रही है या फिर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो हम लोग पॉजिटिव सिंबल यूज़ करेंगे, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो हम लोग नेगेटिव सिंबल यूज़ करेंगे। ये हो गया Q इक्वल टू NE, जहाँ पर N क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है बॉडी से, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज इज कंजर्व्ड। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक्चुअली जो मैं बताने वाला हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना ही होगा, है ना, कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सुना होगा आपने, बट एक्चुअलिटी ये है कि मास और एनर्जी 100% कंजर्व तो है ही नहीं, क्योंकि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। हाँ, मास और एनर्जी पूरा मिला के कंजर्व हैं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ चार्ज, यस, ये पूरा कंप्लीटली कंजर्व है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। डरो मत बिल्कुल भी, आइसोलेटेड का क्या मतलब मैं समझाता हूँ। आइसोलेटेड का वही मतलब जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा, मतलब किसी से एकदम अलग हो, हटकर हो, मतलब हटकर इन द सेंस उसके बाउंड्री जो है ना दूसरे सिस्टम से कनेक्ट ना हो, जिसके बारे में बात होने वाली, आइसोलेट हो, बिल्कुल अलग हो, है ना। अब अगर इस सिस्टम में मान लेते कोई बॉडी है ऐसे 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 3-4, इनके पास चार्जेस वगैरह हैं कुछ, ठीक है। अब इधर से इनका चार्ज का लेना देना हो जाए, मतलब इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मान लीजिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 2 पॉजिटिव और यहाँ पर 2 नेगेटिव, और मान लीजिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव और यहाँ पर 2 नेगेटिव। तो अगर अपन जोड़ेंगे इन सभी पॉजिटिव नेगेटिव को तो वापस से क्या आना है भाई साहब, 0 ही आना है। अगर पहले 0 था तो बाद में भी 0 ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है यार। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जा रहा है वहाँ नेगेटिव दे रहा है तो वहाँ पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, वो पॉजिटिव छोड़ के जा रहा है, तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वापस से 0 ही बनेगा ना। तो चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है, बशर्ते कि फिर कंडीशन क्या है, सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए सिस्टम है और ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, मैं कहूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इसके पास आ गया 2 नेगेटिव, तो इसके पास आ गया 2 पॉजिटिव, और फिर दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इधर नेगेटिव चला गया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो अगर अब इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे थे, इस सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कि पहले नहीं था। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको लगेगा फेल हो गया, बट एक्चुअल में हम क्या बात करते हैं जब भी, तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम क्या है आपका, वो देखा जाएगा कि कहाँ तक आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। उसके लिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, जिसमें ये कह सकते हैं हम लोग, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन शायद बन गया होगा, नहीं बना है तो मैं बना देता हूँ। वो ये कि अभी तक जितना मैंने ट्रांसफ़र की बात करी है वो बात करी है इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन आया, है कि नहीं, यही बात करी है। इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन आया, यही बात करी है। अपन एक बार भी नहीं बोला यार प्रोटॉन गया, प्रोटॉन आया। भाई एक बात बताओ मेरे को, ये मान लो कुछ बॉडी है, अगर मैं कहूँ इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाए, क्या निकल जाए,
प्रोटॉन निकल जाए, एक पॉजिटिव निकल जाए तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था, ज़ीरो था, तो बाद में भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर एक प्रोटॉन निकल जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते भाई? क्या रीज़न है कि हम ये नहीं कहते हैं कि प्रोटॉन गया प्रोटॉन आया? यही हम क्यों कहते रहते हैं, यार इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन लूज किया बॉडी ने, इलेक्ट्रॉन गेन किया बॉडी ने। मतलब बचपन से ही पढ़ाया जाता है, नहीं बचपन में आपने पढ़ा होगा यार ये वाला चैप्टर। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। देखो, अगर एटॉम की बात करें अपन, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना, ऐसा 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 रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है, इस वाले हिस्से में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, बहुत हाई एनर्जी के साथ बाइंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बहुत हाई एनर्जी के साथ न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। अगर आप किसी बॉडी को रब करेंगे तो उससे प्रोटॉन को कुछ उखड़ने वाला नहीं है भाई साहब, उसको उतनी कम एनर्जी से कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रॉन लालची है, इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा किसी ने सहलाया, थोड़ा सा किसी ने रब किया और पट्ट से ये बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। या फिर कह लीजिए कि कोई दूसरी बॉडी है, वो उसको बुला लेती है। इसीलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल हो जाएगा ये। चलो, तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कम एनर्जी से बाइंड होता है और वो आसानी से थोड़ा सा भी एक्साइट होने के बाद क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन वही बात करें अगर अपन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वो बहुत हाई एनर्जी से बाइंड होते हैं, तो प्रोटॉन बाहर नहीं निकलने वाला, अपन कितना भी रब कर लें, चाहे जितना रब कर दें उसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में एक प्रॉपर्टी ये भी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर कोई सिस्टम उसमें ढेर सारे चार्जेस हैं ना, कोई एक बॉडी ये उसके पास चार्ज Q2 मान लेते हैं, इसके पास Q1, इसके पास Q3, तो जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर कोई इसमें नेगेटिव है तो वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। मतलब टोटल चार्ज निकालना हो ना किसी सिस्टम पर, तो वी कैन एडेड देम डायरेक्टली। ये एक सिंपल सी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा, अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा। ऐसे तो स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव की बात नहीं होती, लेकिन ये चार्ज है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का कंसीडरेशन किया जाएगा। ध्यान में रहे, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा इस चीज़ों को। और एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, दिस इज द इनवेरियंस विद वेलोसिटी या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोल दिया मैंने, थोड़ा समझते हैं। देखो, मैंने भी क्या डिफाइन किया एकदम स्टार्टिंग में कि मास एंड चार्ज दोनों ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं, दोनों ही दूसरे बॉडीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, लेकिन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। इसमें से एक मेजर डिफरेंस ये भी है, इनवेरियंस विद वेलोसिटी वाला। अब वो क्या है, थोड़ा समझिए इस चीज़ को। अगर अपन बात करें मास की ना, तो मास का मतलब जो होता है स्पीड के साथ वेरिएशन जो देखने को मिलता है हम लोगों को, वो कुछ इस फार्मूले को फॉलो करता है, 1 - v²/c²। क्या लिख दिया है मैंने, थोड़ा समझ लीजिए इस चीज़ को। देखो, ये फार्मूला आपको नहीं याद करना है, बट अब क्या है कि थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझाना भी ज़रूरी होता है। एक्चुअली इसमें क्या है, ये है मास जब ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, और ये उसी ऑब्जेक्ट का मास जब वो रेस्ट कंडीशन में है, इसको बोल देते हैं रेस्ट मास। और ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और ये है लाइट की वेलोसिटी। अब इसको फील करो थोड़ा सा, ये है मूविंग मास, ये है रेस्ट मास। ये इक्वेशन करेक्ट है, मुझे मत सोचिएगा, ये मत पूछने लग जाइएगा सर ये डेरिवेशन करो इसका, ये कहाँ से आई इक्वेशन। इसका भी डेरिवेशन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी यहाँ पर। जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो देखो स्पीड ऑफ लाइट से क्या रहनी, हमेशा कम रहनी है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो 1 - 1 से कम वाली वैल्यू क्या आएगी, कुछ आएगी यहाँ पर, और उसका फिर डिवाइड करेंगे m0 में, तो हमेशा क्या आएगा, m0 से ज़्यादा आएगा। यानी m क्या आने वाला, हमेशा m0 से ज़्यादा आने वाला है। अभी बात समझ में आई। तो
ये जो पूरा वैल्यू है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये m मूविंग मास हमेशा रेस्ट मास से ज़्यादा होता है। लेकिन हम मूविंग मास का कॉन्सेप्ट तब लेते हैं जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो इन द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वहाँ पर डिवाइड वगैरह करें तो कुछ जेन्युइन वैल्यू निकल कर सामने आए। ओके बेटा। लेकिन चार्ज, जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, डेवलप हुआ है, वो कितनी भी स्पीड से बॉडी खुद क्यों ना मूव कर रही हो, उसका मास कितना भी क्यों ना बदल जाए, चार्ज नहीं बदलेगा। चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इस स्पीड वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंस विद वेलोसिटी। ओके बच्चों, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इस फार्मूले को आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है। थोड़ा सा छोटी मोटी बातें हैं चार्ज के बारे में जो कि जानना भी ज़रूरी है। जैसा कि अपने को पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब, सिंबल C। जैसे कि हमको ये भी मालूम है कि चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, चार्ज ना होके बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, करंट है। क्या है बेटा, करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर। इतना तो मालूम ही होगा आपको। और अगर करंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग तो क्या मिलता है अपने को, चार्ज मिलता है। और टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड यूनिट बन जाती है अपनी कूलॉम्ब। तो यानी कूलॉम्ब को एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिखा जा सकता है, तो कोई गलत बात यहाँ पर नहीं है, सिंपल बात है। वही फार्मूला यूज किया मैंने, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो कि कभी आपका बहुत फेमस हुआ करता था, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला 10th क्लास का। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पता नहीं कितने न्यूमेरिकल्स इसी पे सॉल्व करते थे हम लोग, तो वो है। तो C इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड अपन बोल सकते हैं। ये जो कूलॉम्ब है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। अगर अपन बात करें CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। बाकी मैग्नेटिक फील्ड में जब जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर चार्ज की जो ये CGS सिस्टम वाली यूनिट है वो चेंज हो जाती है, तो वहाँ पर अपन देख लेंगे। तो ESU शॉर्ट में कह सकते हैं, जिसको बोला जाता है स्टैट कूलॉम्ब। क्या बोला जाता है बच्चों, स्टैट कूलॉम्ब। एक कूलॉम्ब में 3 × 10⁹ ESU या फिर स्टेट कूलॉम्ब होते हैं। ये उसकी CGS सिस्टम की यूनिट है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, मैं आगे इस वैल्यू का यूज़ करूँगा कहीं पर कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है प्लीज़। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास के कंपैरिजन की, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, क्योंकि मास और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बार बार बोला, तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं और क्या सिमिलरिटी उसको भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वालिटी है जो कि क्या लगाती है बेटा, फोर्स लगाती है दूसरे बॉडीज़ के ऊपर। मास भी क्वालिटी है, उसके पास भी एक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी बेटा, फोर्स लगाने की। ये सिमिलरिटी है हो गई एक। तो बात करते हैं चार्ज वाले केस में, तो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है एंड रिपल्सन का भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर बात करें अपन मास वाले केस में, तो ये तो भाई साहब एक ही धुन में है, वो है अट्रैक्शन। रिपल्सन नाम की तो चीज़ ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या है, अट्रैक्शन है। और अगर बात करें चार्ज के टाइप्स की, तो भाई साहब अपने पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मास में पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ भी केस नहीं लेते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप्स के होते हैं। और अगर एक बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि वो ये कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। लेकिन इसके पास चार्ज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके पास चार्ज है, तो डेफिनेटली अगर वो एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मास भी होगा ही होगा। मतलब जो चार्ज डेवलप होगा वो किसी ना किसी मास के ऊपर डेवलप होगा, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप होगा। कहने का मतलब मास नेसेसरी है चार्ज के लिए। इवन जो सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनका खुद का भी तो मास होता है ना, उन्हीं के पास चार्ज है ना। तो मतलब एक पार्टिकल चाहिए ही चाहिए चार्ज के लिए, लेकिन मास के लिए चार्ज हो या ना हो पूरा ओवरऑल में कोई मतलब वाली बात नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन ही देख लो,
अगर एलिमेंट्री पार्टिकल पे जाते हैं तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं लेकिन मास है। तो ध्यान में रखना इन चीज़ों को। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास के रिगार्डिंग। अगर अपन बॉडी को क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू द इजीनेस ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस, तो हम कह सकते हैं एक कंडक्टर और दूसरा कह सकते हैं इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो हो जाए और इंसुलेटर जिसमें चार्ज नहीं फ्लो हो पाते हैं ना, रुक जाते हैं कि जगह पर, मतलब जहाँ पर चार्ज देंगे बस वहीं, ऐसा नहीं कि कंडक्ट करके दूसरी साइड चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। कंडक्टर्स के एग्जांपल्स अपने जितने मेटल्स हैं, ग्रेफाइट ना, ह्यूमन बॉडी। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो वही प्लास्टिक, रबर, डायमंड, ये सब क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। और अगर अपन बात करें किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है, तो अपन 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्रिक्शनल बाय फ्रिक्शनल मेथड, बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या, रब करके, घसीट के, अरे नहीं घसीटना नहीं भाई, रब करना है। और कंडक्शन एंड इंडक्शन। डरो मत बिल्कुल भी, ये सब का मतलब बताऊंगा। फ्रिक्शनल मेथड यानी रबिंग मेथड, नाम से ही पता लग रहा है फ्रिक्शन के बारे में बात हो रही है, यानी रब करेंगे किसी चीज़ को किसी दूसरे के साथ। रबिंग करेंगे तो भाई 2 बॉडी चाहिए ही चाहिए, अकेले थोड़ी बॉडी होगी अपने आप ऐसे रबिंग, है ना, 2 बॉडी चाहिए ही चाहिए। तो मान लेते हैं एक बॉडी ये ए है और ये दूसरी बॉडी बी है। अगर इसको इसके साथ रब करेंगे तो कोई एक बॉडी होगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि कितना उसने इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है, वो लूज करना चाह रही है आसानी से या गेन करना चाह रही है, जो भी है। तो कोई एक बॉडी होगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। मान लेता हूँ कि ए आसानी से लूज कर दे रहा है, तो बी क्या कर लेगी, पटाख से भाई साहब गेन कर लेगी यहाँ पर। तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो जो रबिंग एक्शन है, तो उस केस में जो चार्ज डेवलप्ड होगा दैट विल बी ऑफ अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर, दोनों ही बॉडी पर कैसे चार्ज डेवलप होंगे, अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप होंगे। और यहाँ पर क्या है, चार्जेस अगर टोटल सिस्टम की बात करें तो क्या रहेंगे, कंजर्व्ड ही रहेंगे, ध्यान में रहे। एक के पास जितना पॉजिटिव डेवलप होगा दूसरे के पास उतना ही नेगेटिव डेवलप होगा, कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज़, अपोजिट नेचर का डेवलप होगा। दूसरा मेथड अपने पास क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन की अगर अपन बात करें, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है और दोनों ही अच्छे कंडक्टर हैं ना, इसके पास चार्ज है और मान लो इसके पास चार्ज नहीं है। अगर इसके पास चार्ज है तो जैसे ही आप इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो यही चार्ज फ्लो होकर इसके पास भी चला जाएगा। ये हो गया कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करना। यहाँ पर क्या था, फ्रिक्शनल मेथड से हमने बॉडी को चार्ज किया था, बॉडी को चार्ज दिया, क्वालिटी दी, जादू दिया भाई साहब, क्या दिया, जादू दिया, वही क्वालिटी दी जिससे वो दूसरे के ऊपर अब क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वन मोर मेथड, इंडक्शन। इंडक्शन क्या है समझते हैं। ये समझो ऐसा है कि किसी चीज़ को अपन लुभान्वित करेंगे। यहाँ पर अभी समझ ही लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्या हिंदी बोलूँ मैं। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास, ठीक है। और ये कोई दूसरी बॉडी है जो कि अभी न्यूट्रल है। कैसी है बेटा, न्यूट्रल है, ठीक है। और जब ये न्यूट्रल है, जैसे ये पॉजिटिव वाली बॉडी इसके पास लाएंगे ना, तो ये वाली बॉडी में जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ, लुभान्वित हो गया, किसको देख के, पॉजिटिव को देख के। अब जैसे इधर नेगेटिव आएगा, चूंकि ये पूरा न्यूट्रल थी तो ये न्यूट्रल ही रहेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं हो सकता। जितना नेगेटिव इधर जनरेट हुआ ना, मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया, आप थोड़ा कम ही बनाना। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं यार, बराबर मान लो, क्या काउंट कर रहा हूँ मैं भी। तो जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव रहेंगे इधर, बिकॉज बॉडी कैसी है, न्यूट्रल थी तो न्यूट्रल ही रहेगी। इस पॉजिटिव ने इसको लालच दे दिया, किसको, नेगेटिव को, तो ये इसकी तरफ क्या है, खिंचा हुआ है। ये बॉडी इधर ऐसा स्टैंड पे अपन ने रोक रखी है और ये बॉडी इधर इसको रोक रखा है हमने। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी को बिना हटाए, बिना मूव किए हम क्या करते हैं, इधर से लाते हैं जुगाड़, ग्राउंडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ग्राउंडिंग। ये ग्राउंडिंग का सिंबल है, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दिया, धरती माता से इस वाले वायर को इधर से बॉडी को टच करा के जोड़ दिया।
अब जैसे ही कनेक्ट करते हैं ना, तो पृथ्वी के पास क्या, अपने ग्राउंड के पास क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ही नहीं, चार्जेस की कमी है ही नहीं। तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करते हैं, इस वाले पॉजिटिव पोर्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव पोर्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो कैसा डायग्राम बचेगा, जरा देखो इसको। यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी मान लेते हैं, ये स्टैंड है जो भी है, ये सीन था कुछ ऐसा, ये ग्राउंड कर दिया आपने, ठीक है। जब ये ग्राउंड कर दिया है भाई साहब आपने, अब ये पॉजिटिव वाला हिस्सा क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है। और ये भाई साहब इधर लगे पड़े हैं, मतलब इधर लगे पड़े हैं, इसी की तरफ देख रहे हैं, अभी यहीं बिजी हैं। और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, अब ये वाला हिस्सा न्यूट्रलाइज हो ही चुका है। बॉडी ये पूरी कैसी थी, पहले न्यूट्रल थी, लेकिन अब इसके पास कैसा चार्ज बचा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बचा है। हम लोग क्या करते हैं, इस वाली बॉडी को दूर ना हटा के सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और ये भाई साहब अभी भी उधर ही लगे पड़े हैं, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, अपन ने ग्राउंड से हटा दिया मामला, और ये इधर है, अट्रैक्टेड है। अब बॉडी ए को भी हटा दीजिए। अब जैसे ही बॉडी ए को हटाएंगे तो ये भाई साहब जो नेगेटिव हैं ये वही बचेंगे सिर्फ बॉडी बी पर। तो इस तरीके से हमने बॉडी बी को चालाकी से चार्ज कर लिया, बेवकूफ़ बना के चार्ज कर लिया। उसको पॉजिटिव दिखाया तो इस नेगेटिव को लगा ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, तो इससे मिलने चलते हैं भाई साहब। ये मिलने गए, मिल तो पाए नहीं, इधर से धीरे से ग्राउंड में से इलेक्ट्रॉन आया और इसको धीरे धीरे ख़त्म कर लिया पॉजिटिव को। अब ये क्या रह गए, अकेले रह गए। अब बॉडी बी पर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ऐसे ही बॉडी बी पर हम पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर सकते हैं बाय इंडक्शन मेथड। उस वाले में हम लोग क्या करेंगे, बॉडी ए को जो लाएंगे उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और बॉडी बी जो रहेगी न्यूट्रल रहेगी, और वापस से वही काम करेंगे ग्राउंडिंग वाला, और इसके पास लास्ट में क्या बच जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा। तो यहाँ पर भी जो डेवलप हो रहा ना चार्ज दूसरे बॉडी पर, वो अपोजिट नेचर का डेवलप हो रहा है। कैसा हो रहा है, अपोजिट नेचर का डेवलप हो रहा है। कंडक्शन वाले में क्या था, सेम नेचर का डेवलप हो रहा था। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अगर अपन देखें, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी बी के पास न्यूट्रल था, लेकिन बाद में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो एक बार को दिखने में ये लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो गया, लेकिन नहीं माय डियर, वो वायलेट नहीं हुआ, ना ही होगा, नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है तो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं रहा ना। मैंने पहले ही बोला था सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। तो सिस्टम आइसोलेटेड कहाँ रहा है, सिस्टम में तो भाई साहब लेन देन हो गया ना पूरा, ग्राउंड से आपने इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया बाहर से, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में नेगेटिव वही बचा, जितना नेगेटिव आया था उतना ही नेगेटिव ये इस पर आ गया है। समझ, अगर मान लो बाय इंडक्शन मेथड से हमसे कहा जाए कि पॉजिटिवली चार्ज भी करो और नेगेटिवली चार्ज भी करो, मतलब कुछ ऐसा केस दे दिया जाए आपको कि एक स्फीयर है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और दो स्फीयर हैं न्यूट्रल हैं। ये है स्फीयर ए, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और दो स्फीयर न्यूट्रल हैं, उनमें से एक को आपको पॉजिटिव चार्ज करना है और एक को नेगेटिव चार्ज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है माय डियर, उन दोनों स्फीयर को टच में करा के, कांटेक्ट में लाके और इसके पास ला के रख देना है। तो ये वाला जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव पोर्शन को अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये मान लेते हैं स्फीयर बी है, ये स्फीयर सी है। अब अपन क्या करेंगे, इस बी और सी को थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यस, सेपरेट कर दिया। बस हो गया चार्ज। ये सी, ये बी और ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर ए। तो अब अपन ए स्फीयर को हटा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अब बी और सी को भी अपन ने हटा लिया, पहले बी और सी को सेपरेट करेंगे, उसके बाद ही ए को हटाएंगे। अगर आप ए को पहले हटा देंगे तो जैसे इस नेगेटिव को पता लगेगा ओ ये पॉजिटिव भाग गया है, तुरंत ये नेगेटिव अपने पुराने पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा और बोलेगा नो नो मैं तो आ गया, वापस आ गया, मैं कहीं नहीं गया था। समझ में आई बात। तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है एंड देन उसके बाद से इस स्फीयर को हटा लेना है। तो आपका स्फीयर बी और स्फीयर सी दोनों अलग अलग चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, स्फीयर बी और स्फीयर सी।
तो इस तरीके से हम बाय इंडक्शन मेथड चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन मेथड में जो मेनली अगर अपन बात करें, अगर दो बॉडी हो, सिर्फ ऐसा दो बॉडी हो इंटरेक्शन का, तो जो चार्ज डेवलप होता है दूसरे वाले बॉडी पर वो अपोजिट नेचर का डेवलप्ड होता है। जो आपने फिनोमिना एक देखा होगा, वो कॉम को रब करके जो है छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने वाला, देखा है कि नहीं देखा होगा? देखा होगा, किया होगा यार। कॉम को रब किया और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को उठाया, वहाँ पर बेसिकली यही इंडक्शन फिनोमिना होता है। क्या होता है बच्चों? यही इंडक्शन फिनोमिना होता है कि जब अपन कॉम को रब कर देते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। कैसे चार्ज डेवलप हो जाता है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब जब जैसे अपन को पेपर के टुकड़े के पास लेकर आते हैं इसको, तो ये नेगेटिव चार्ज पेपर के टुकड़े को क्या करता है? इंडक्टिव कर देता है, मतलब यहाँ पर चार्ज इंड्यूस कर देता है, एक हिस्से में पॉजिटिव और दूसरे वाले हिस्से में नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है नेगेटिव के नज़दीक होने की वजह से ओवरऑल जो खिंचाव लगता है इसके ऊपर, जो ओवरऑल जो फोर्स लगता है वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे तो ये पेपर का टुकड़ा क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट हो जाता है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव वाला पोर्शन क्या है? नज़दीक है, इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। ठीक, समझ में आई बात बच्चों? तो अभी जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रल अगर बॉडी है तो भी वो अट्रैक्ट हो सकती है किसी चार्ज्ड बॉडी की तरफ। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडी। मतलब अगर रिपल्सन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में तो हम ये श्योरली कह सकते हैं वो दोनों एक ही नेचर के हैं। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं कि वो दोनों अपोजिट नेचर की चार्ज्ड बॉडीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक चार्ज्ड हो तो दूसरी क्या हो? न्यूट्रल हो। इसीलिए श्योरर टेस्ट क्या है चार्जिंग का, कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है? रिपल्सन है माय डियर। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ और उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। नोट्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आराम से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एंड एंजॉय द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।